हेलो, हाय, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम समर साहू, आप सभी जानते होंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम सभी किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं और हर बार क्या होता है कि कोई फॉर्म निकला, हमने कोई भी फॉर्म फिल कर दिया, इसके बाद हम अपनी तैयारी में लग जाते हैं। ये गलतियां मुझे लगता है 95% से ज़्यादा लोग करते हैं। जो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम किसी भी सब्जेक्ट की अगर तैयारी शुरू करना, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा वो ये कि अगर किसी भी तैयारी को हम करना चाहते हैं, किसी भी तैयारी को, चाहे छोटा एग्जाम हो या बड़ा, है ना, तो सबसे पहला काम जो हमारा होता है वो ये होता है कि हमें अपने सिलेबस को देखना और उस सिलेबस को कवर अप करना, है ना। सिलेबस को कवर इस तरह से नहीं करना है कि केवल थ्रू लाइन हो जाना है, उससे गो थ्रू हो जाना है, वो चीज नहीं करनी होती है। किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि सिलेबस को कवर करना विथ ऑल कॉन्सेप्ट्स, है ना। यानी कि सारे डायमेंशंस को शुरू से लेकर के अंत तक जितने उस अध्याय उस चैप्टर में बन रहे हैं, उन सभी अध्यायों को हमें बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से, बहुत ही क्लियरिटीफाई करते हुए उस चीज को हमें पूर्ण करना होता है। कोई भी सब्जेक्ट ले, चाहे वो रीजनिंग हो या मैथ हो, जीएस हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, एनीथिंग, कोई भी हो, तो सब्जेक्ट को पूर्णतः खत्म करना ये एक टीचर की जिम्मेदारी और एक स्टूडेंट का कर्तव्य होता है ना। तो सभी चीजों को एकदम बेसिक से लेकर के, ऐसा कोई नहीं होना चाहिए कि थोड़ी थोड़ी ऊपरी सतह पे पढ़ लेना किसी भी चीज को। जिस भी चैप्टर में आप पढ़ रहे हो, आप चाहे वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो, बेसिकली ये जो मैं बात बोल रहा हूं ये जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादातर मैं बोल रहा हूं, क्योंकि जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको लोग बहुत ही नॉर्मल वे में ले लेते हैं। मतलब कि तैयारी करेंगे, चाहे वो पॉलिटी की शुरुआत करें, चाहे हिस्ट्री, चाहे जियोग्राफी, चाहे इकोनॉमिक्स या एनीथिंग और भी अदर जो भी आते हैं, वो उसको उतनी ही चीजें पढ़ते हैं जितना उन्होंने देखा है अभी तक, है ना। वो जो छात्र है इस टाइम का, वो अदर चीजें जानना ही नहीं चाहता है। वो उतना ही जानना चाहता है जितना उसने अभी तक एग्जाम्स में देखा, उसके अलावा वो नहीं जानना चाहता। ये मेरा ऑफलाइन और ऑनलाइन एक्सपीरियंस दोनों है। तो मैं ये सारी बात इसलिए बोल रहा हूं कि हम आज से शुरू करेंगे पॉलिटी। ठीक है भाई, पॉलिटी में आपको छोटे छोटे पॉइंट को लेकर के जो भी जितने भी पॉइंट बनने वाले हैं, मतलब कई बार हमको ये होता है ना कि सिलेबस पूर्ण करना होता है, हमें ये नहीं देखना होता है कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं। कई बार तो हमारे पास कोई समय का प्रतिबंध तो है नहीं कि हमको 2 महीने में पॉलिटी खत्म करनी है या 1 महीने में पॉलिटी खत्म करनी है। जो भी नए बच्चे होते हैं उनसे मेरा आग्रह है विशेष कि आप जो है पूर्णतः खत्म करें कोई भी सब्जेक्ट, है ना। कोई भी सब्जेक्ट खत्म करें, उसको शुरू से लेकर के अंत तक उसको कवर करें। अगर आप ऊपरी सतह पे कवर करते हैं, नेक्स्ट अध्याय पे पहुंच जाते हैं, उसको भी ऊपरी सतह पे कवर करना, फिर नेक्स्ट, तो आप हर बार फॉर्म फिल करेंगे और हर बार सिलेबस को पढ़ेंगे और हर बार नया कोर्स लेंगे, लेकिन आपका सिलेबस कभी संपूर्ण नहीं होगा। इसलिए जो भी चीजें हैं उनको आपको धैर्यता से चीजों को करना है और अपने मन में थोड़ा सा पेशेंस रखना है कि चीजें एक दिन में होने वाली नहीं है ना। तो चीजों को थोड़ा सा पेशेंस से करनी है ना, और धैर्यता बनाए रखना है अपने अंदर, तभी ये पॉसिबल हो सकता है ना। थोड़ा थोड़ा पढ़ के हम नई चीजों में भग जाते हैं, थोड़ा सा पढ़ेंगे फिर नई चीज, थोड़ा सा पढ़ेंगे फिर नई चीज, दिस इज नॉट वे टू रीच एनी मंजिल, है ना। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे पॉलिटी पढ़ना है हमको, है ना।
पॉलिटी में हम जो आज कवर करेंगे वो करेंगे संविधान सभा। क्या करेंगे भाई? संविधान सभा। संविधान सभा क्यों बनाई गई थी और संविधान सभा का उद्देश्य क्या था, ये सारी चीजें हम आज जानेंगे क्या क्या होती हैं। तो संविधान सभा आप सभी ने पढ़ी होंगी और इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो थोड़ा सा संविधान सभा के बारे में हम सभी जानते हैं। संविधान सभा का निर्माण भारत के संविधान को बनाने के लिए किया गया था। क्या क्या प्रोसेस हुआ, क्या क्या चीजें हुई, ये सारी चीजें हम इसमें जानने का प्रयास करेंगे। इससे पहले हम थोड़ा सा संविधान सभा के बारे में ये कोशिश करेंगे, क्या संविधान सभा भारत में ही बनी थी या अन्य देशों में भी इसका कुछ प्रचलन है, या हमारे देश में संविधान बनने से पहले संविधान सभा बनी, या अन्य देशों में भी इसका कुछ रोल है कि नहीं है। तो अगर हम बात करें संविधान सभा का विचार किसने दिया था, सबसे पहला पॉइंट है संविधान सभा का विचार। आइडिया किसके मन में आया था? सबसे पहले तो यही यही हमारे पास है कि भाई ये संविधान सभा का विचार किसके मन की माइंड की उपज है, ये किसके मस्तिष्क का विचार है ये। तो एक नाम मिलता है हेनरी मैन। क्या नाम मिलता है? हेनरी मैन। ये व्यक्ति हैं इंग्लैंड के। संविधान सभा का विचार किसने दिया या किसके मन मस्तिष्क की उपज है? तो ये है हेनरी मैन। ठीक है भाई। दूसरा अगर हम पॉइंट की बात करें, संविधान जो है ये तो विचार हो गया। संविधान का व्यवहारिक यानी कि किस देश ने व्यवहारिक रूप से इसको अप्लाई किया था, है ना? तो दो देश आपको देखने को मिलेंगे, अमेरिका और फ्रांस ने व्यवहारिक रूप से अपनाया था। संविधान सभा को व्यवहारिक रूप से अपनाया था। फ्रांस ने संविधान सभा का जो नाम रखा था वो राष्ट्रीय सभा रखा था, है ना? दूसरा, सबसे पहले लिखित संविधान क्या है? सबसे पहले लिखित संविधान किस देश का है? आप सभी जानते हैं, अमेरिका। है ना? सबसे पहला लिखित संविधान, और दूसरा अगर इसी में पॉइंट करें सबसे छोटा संविधान, चाहे वो अनुच्छेदों की बात करें या हम शब्दों की बात करें, तो सबसे छोटा जो संविधान है वो है आपका अमेरिका का। अगर हम बात करें सबसे छोटा संविधान, सबसे छोटा संविधान भी अमेरिका का है और सबसे पहला लिखित संविधान भी अमेरिका का है ना भाई? इसके बाद हम बात करें यूरोप में, यूरोप जो कॉन्टिनेंट है, यूरोप में सबसे पहला लिखित संविधान कहां का है? यूरोप में सबसे पहले, ये सबसे पहला लिखित संविधान ये कहां का है? ये है आपका नीदरलैंड का।
नीदरलैंड का। तो हमने क्या देखा कि संविधान सभा का विचार हेनरी मैन ने दिया, जो कि इंग्लैंड के थे। अमेरिका और फ्रांस ने व्यवहारिक रूप से इसको अपनाया था। सबसे पहला लिखित संविधान जो था वो अमेरिका का था। सबसे छोटा संविधान भी अमेरिका का था। फिर चौथा पॉइंट हमने देखा, यूरोप में सबसे पहला लिखित संविधान नीदरलैंड का है। ये 2-4 पॉइंट आपको पता होने चाहिए पढ़ने से पहले, है ना। तो मैं आशा करता हूं कि आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं संविधान सभा के बारे में, है ना। अब भारत के बारे में बात करते हैं हम। संविधान सभा, आप सभी जानते हैं कि संविधान सभा की मांग बहुत टाइम पहले से, यानी कि हम बात करें अगर 1895 से लेकर के देखते हैं कि संविधान सभा की मांग शुरू हो जाती है। बेसिकली संविधान सभा की मांग का मतलब ये था कि पहले हम कुछ अनौपचारिक तरीके से, यानी ऑफिशियल एक नॉन ऑफिशियल तरीके से, अनऑफिशियल तरीके से भी हम मांग कर रहे थे। दोनों तरीके से प्रश्न बनता है कि सबसे पहले औपचारिक रूप से किसने मांग करी थी और सबसे पहले अनौपचारिक रूप से किसने मांग करी थी। ऑफिशियल वे में किसने मांग करी संविधान सभा की मांग, और औपचारिक रूप से सबसे पहले किसने मांग। तो दो तरीके से हमें देखना पड़ता है। संविधान सभा की जो मांग थी, संविधान सभा की जो मांग थी, पहली अनौपचारिक मांग, अनऑफिशियल डिमांड, दूसरी औपचारिक मांग। संविधान सभा की दो तरीके से मांग की जा रही थी, पहली अनौपचारिक मांग, दूसरी औपचारिक मांग। सबसे पहले आपका प्रश्न ये बनेगा इस पे कि सबसे पहले किसने अनौपचारिक संविधान सभा की मांग करी अनौपचारिक तरीके से। तो आपका पहला पॉइंट होगा 1895 ईस्वी में, 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज बिल के माध्यम से, 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज बिल के माध्यम से पहली अनौपचारिक मांग की, ठीक है भाई, पहली अनौपचारिक मांग की। इसके बाद अनौपचारिक मांग किसने करी थी, तो हम देखते हैं कि 1918 में कांग्रेस के 33वें अधिवेशन में, 1918 ईस्वी में कांग्रेस के 33वें अधिवेशन में, 33वें अधिवेशन में दिल्ली में मांग की गई, इसके बाद देखते हैं, पहला हमने देखा कि 1918 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज बिल के माध्यम से 1918 में अनौपचारिक तरीके से संविधान सभा की मांग की। दूसरा हम देखते हैं 1918 में कांग्रेस के 33वें अधिवेशन में दिल्ली में संविधान सभा की मांग की।
तीसरी मांग कब होती है? तीसरी मांग होती है 1919 के एक्ट के अनुसार। तीसरी मांग कब होती है? 1919 के अधिनियम के अनुसार भारतीयों ने संविधान सभा की मांग की। भारतीयों ने संविधान सभा की मांग की। भारतीयों ने संविधान सभा की मांग की। फिर अगर हम देखें इसके बाद कब अनौपचारिक तरीके से मांग हुई? गांधी जी ने 1922 में भारतीयों का संविधान भारतीयों के अनुसार होगा ऐसा बोला था, और 1927 में मोतीलाल नेहरू ने संविधान सभा की मांग की नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से। दैट इज इंपॉर्टेंट। चौथी अगर हम लिखें 1927 में मोतीलाल नेहरू 1927 में मोतीलाल नेहरू ने 1927 में मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से संविधान सभा की मांग की। संविधान सभा की मांग की। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जितनी भी मांगे चल रही हैं अभी 1895 से 1927 तक जो हैं, ये सारी की सारी मांगे जो हैं अनौपचारिक हैं, है ना। तो पहले देखते हैं 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज बिल के माध्यम से पहली अनौपचारिक मांग की थी। इसके बाद हमने देखा कि 1918 में क्या होता है? 1918 ईस्वी में कांग्रेस के 33वें अधिवेशन में दिल्ली में मांग की गई, और इसके बाद हमने देखा 1919 के माध्यम से 1919 के अधिनियम के अनुसार भारतीयों ने संविधान सभा की मांग की। 1927 में मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट की माध्यम से मांग की। तो ये सारी चीजें हमने देख ली। अब बात करते हैं औपचारिक मांग की, है ना। औपचारिक मांग की बात करते हैं। तो औपचारिक मांग की अगर हम बात करें तो 1934 में आप सभी जानते हैं 1934 में पहली 1934 ईस्वी में 1934 ईस्वी में एम.एन. रॉय 1934 ईस्वी में एम.एन. रॉय ने पहली औपचारिक मांग। अच्छा, आप बता सकते हैं कि 1934 ईस्वी में एम.एन. रॉय ने पहली औपचारिक मांग कहां से की थी? आपको पता है ये बात? पता हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो 1934 ईस्वी में एम.एन. रॉय ने पहली औपचारिक मांग जेल से की। जेल से की, है ना। पहली औपचारिक मांग संविधान सभा की औपचारिक मांग कहां से की? जेल से की। दूसरा जो इसमें हम पॉइंट ऐड ऑन करेंगे वो ये करेंगे 1934 में स्वराज पार्टी के माध्यम से रांची में संविधान सभा की मांग वयस्क मताधिकार के आधार पर की गई। 1934 में 1934 ईस्वी में 1934 ईस्वी में स्वराज पार्टी के माध्यम से स्वराज पार्टी के माध्यम से
रांची में 1934 में स्वराज पार्टी के माध्यम से रांची में वयस्क मताधिकार 1934 ईस्वी में स्वराज पार्टी के माध्यम से रांची में वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की मांग हुई। संविधान सभा की मांग की गई। औपचारिक मांग में हमने देखा कि 1934 ईस्वी में एम एन रॉय ने पहली औपचारिक मांग संविधान सभा की थी जेल से। दूसरा हमने देखा 1934 ईस्वी में स्वराज पार्टी के माध्यम से रांची में वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की मांग की गई। तीसरा अगर हम देखें कि 1937 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी वयस्क मताधिकार के आधार पर मांग की थी। 1937 में तीसरी 1937 ईस्वी में 1937 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की मांग की। आधार पर मांग की। और हम सभी जानते हैं कि जो संविधान सभा की मांग को अंग्रेजों ने जो मांगा था वो माना था आपके अगस्त प्रस्ताव, है ना। अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 1940। तो जो हम जानते हैं कि माना किसको था, किस सिफारिश को उन्होंने अंग्रेजों ने माना था, तो वो थी 8 अगस्त 1940 को, है ना। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से भी 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से भी संविधान सभा की मांग की गई थी। संविधान सभा की मांग की गई थी और इस मांग को अंग्रेजों ने स्वीकार कर लिया था। इस पे हम लिखेंगे जिसे अंग्रेजों ने स्वीकार कर लिया। तो आपसे प्रश्न ये बनता है कि जो संविधान सभा बनी थी वो कौन सी मांग थी जिसको अंग्रेजों ने स्वीकार किया था? तो वो थी आपकी अगस्त प्रस्ताव को 1940 में आता है। 8 अगस्त 1940 को जो अंग्रेजों ने संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया था, है ना। ये बात हम सभी बखूबी जानते हैं। तो हमने ये देखा कि संविधान सभा दो तरीके से मांग चल रही थी, है ना। दो तरीके से हमने देखा। अनौपचारिक यानी अनऑफिशियल तरीके से हम अगर बात करें कि सबसे पहले मांग किसने करी थी, तो 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज बिल के माध्यम से पहली अनौपचारिक मांग की। दूसरा अगर हम देखते हैं 1918 ईस्वी में कांग्रेस के 33वें अधिवेशन में दिल्ली में मांग की गई।
तीसरा हमने देखा 1919 के अधिनियम के अनुसार भारतीयों ने संविधान सभा की मांग की। 1927 में मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से संविधान सभा की मांग की। औपचारिक तरीके से अगर हम देखें, पहला 1934 ईस्वी में एम.एन. रॉय ने पहली औपचारिक तरीके से मांग करी थी जेल से की 1934। दूसरा अगर हमने देखा तो 1934 ईस्वी में स्वराज पार्टी के माध्यम से रांची में वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की मांग होती है। थर्ड देखते हैं 1937 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी वयस्क मताधिकार के आधार पर मांग की। एंड 8 अगस्त 1940 ईस्वी को अगस्त प्रस्ताव आता है, जिसके माध्यम से अंग्रेजों ने संविधान सभा बनाने को स्वीकार कर लिया। ये सारी चीजें होती। तो यहां से पहला प्रश्न ये बन सकता है कि पहली औपचारिक मांग, पहली औपचारिक मांग और किस मांग यानी कौन से प्रस्ताव से अंग्रेजों ने संविधान सभा का निर्माण कार्य शुरू किया था। ये 3 सवाल इस स्लाइड से बन सकते हैं आपके, इतने से, है ना। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। आगे हम नोट डाउन करेंगे पॉइंट में। 1942 में क्रिप्स मिशन ने संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया था। किसने किया बाद में? 1942 में क्रिप्स मिशन ने 1942 में क्रिप्स मिशन ने संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया था। 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन ने संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया था और क्रिप्स मिशन को व्यवहारिक रूप से कैबिनेट मिशन ने भेजा हुआ था, है ना। कैबिनेट मिशन भारत आया। यहां से सवाल बनते हैं, कैबिनेट मिशन, आप इसको पूरी हेडिंग लगा सकते हैं, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन कैबिनेट मिशन, इसके बारे में 2-4 फैक्ट्स हैं, उनको देखेंगे। पहला कैबिनेट मिशन भारत कब आया, सबसे पहले यही पूछ लेता है। कैबिनेट मिशन भारत आया कब आया? 24 मार्च 1946। 24 मार्च 1946। अच्छा, कैबिनेट मिशन को भेजा किसने था उस टाइम पे? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? कैबिनेट मिशन को किसने भेजा, आपसे अगर पूछ लिया जाए उस टाइम के प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री एटली ने भेजा था। आप सभी जानते हैं कि कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, है ना, थे कि नहीं? कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे।
अच्छा, कैबिनेट मिशन आया कहां पर थे भारत में? ये आया था दिल्ली। कहां पे आया था? दिल्ली में। दिल्ली में। दूसरा पॉइंट, जो कैबिनेट मिशन है उसका अध्यक्ष कौन था, उसके सदस्य कौन थे, ये सवाल पूछ लिया जाता है ना। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष आप सभी जानते हैं कौन थे? पैथिक लॉरेंस, जो भारत सचिव थे उस टाइम के, पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस जो कि उस टाइम के भारत सचिव थे, वो अध्यक्ष थे। अन्य दो सदस्य और थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स, स्टेफोर्ड क्रिप्स जो कि क्या थे? व्यापार, जो कि व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष। और तीसरे जो व्यक्ति थे वो कौन थे? वो थे आपके एबी अलेक्जेंडर। एबी अलेक्जेंडर कौन थे? नौसेना प्रमुख थे। ये सभी हम जानते हैं इनके बारे में। तो कैबिनेट मिशन के बारे में जो सवाल बनेंगे वो ये बनेगा, पहला सवाल, कैबिनेट मिशन की भारत कब आया? 24 मार्च 1946। दूसरा सवाल ये बन सकता है कि कैबिनेट मिशन को भारत किसने भेजा था और भारत में कहाँ भेजा गया? तो इटली के द्वारा, जो कि ब्रिटेन के उस टाइम के प्रधानमंत्री थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने दिल्ली में इसको भेजा। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? जो कि पहले सदस्य, 3 सदस्य थे इसमें, पैथिक लॉरेंस जो कि भारत सचिव थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, एबी अलेक्जेंडर नौसेना प्रमुख थे, है ना। तो पैथिक लॉरेंस इसके सचिव अध्यक्ष थे। और इनके याद करने के मुझे लगता है एक आप ट्रिक बना सकते हैं, हालांकि याद तो सबको होंगे। पास, पी से हो गया आपका पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस। ए से हो गया एबी अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर। एंड एस से हो गया स्टेफोर्ड क्रिप्स। पास, है ना। कैबिनेट मिशन पास भी हो गया था। तो पास 3 होते हैं, पी से पैथिक लॉरेंस, ए से एबी अलेक्जेंडर, एस से स्टेफोर्ड क्रिप्स। ठीक है भाई, ये सारी चीजें। दूसरी जो दूसरा जो सवाल बनता है कि कैबिनेट मिशन ने अपना रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया था, है ना। तीसरा सवाल क्या बनेगा? कैबिनेट मिशन ने, यानी कि मैं अगर डायरेक्ट बोलूं, आया कब ये? 24 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत करी थी? 16 मई 1946 को। कब दी? 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने, कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, प्रस्तुत की। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। और उस रिपोर्ट में था क्या? एक तो अंतरिम सरकार की स्थापना करना, दूसरा संविधान सभा का गठन करना। 2 चीजें थी, अंतरिम सरकार की स्थापना और संविधान सभा का गठन। 2 चीजें करनी थी कैबिनेट मिशन को। पहला, आपसे पूछे कि संविधान सभा
कौन से मांग में स्वीकार की गई थी? अगस्त प्रस्ताव। आगे चलकर 1942 में क्रिप्स मिशन, है ना, क्रिप्स प्रस्ताव, या क्रिप्स मिशन में फिर क्रिप्स मिशन को ही कैबिनेट मिशन भेजा जाता है। तो उसमें कैबिनेट मिशन कब भारत भेजा गया? 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया। किसके द्वारा? इटली के द्वारा। कहाँ पे भेजा गया? दिल्ली में भेजा गया। उसमें कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। पास। अध्यक्ष कौन था? पैथिक लॉरेंस। ए से AB अलेक्जेंडर, एस से स्टेफोर्ड क्रिप्स। इसके बाद आपसे पूछ लेगा कि कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत करी थी? तो 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी। ये सारी चीजें आपको पता चल चुकी होंगी। आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बता दिया कि कैबिनेट मिशन का जो उद्देश्य था, क्या क्या करना था। उद्देश्य, 2 उद्देश्य बनाए गए थे। पहला, अंतरिम सरकार की स्थापना। दूसरा, संविधान सभा का निर्माण। ये उसके उद्देश्य थे, है ना, जो रिपोर्ट में उन्होंने प्रस्तुत करी थी। इसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि संविधान सभा, हम जानते हैं कि संविधान सभा का प्रस्ताव पास भी हो चुका है ना, कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा अब बनाई भी जाएगी, है ना। तो अब संविधान सभा बनाई जाएगी तो कितने सदस्य होंगे और वो सदस्य कहाँ से आएंगे, इन सब का कौन निर्णय लेगा, है ना। संविधान सभा में सदस्य इंडिया के ही होंगे पूरे के पूरे, या दूसरे धर्म या समुदाय के भी होंगे। ये सारी चीजों को हम संविधान सभा में जानेंगे, है ना। तो संविधान सभा के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो हमने आपको हमने अभी बताया, और इसके बाद अभी ही हम जानने का प्रयास करेंगे कि और क्या क्या इसमें चीजें हो सकती हैं। तो संविधान सभा हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और आपको क्लास ये कैसी लगी आप हमको ज़रूर बताइएगा। और ये सेशन अब आपको कंटिन्यू मिलेगा, है ना। और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिएगा, जहाँ पे जो चीज़ें आपको समझ में ना आए तो ज़रूर कमेंट करिए और पूछिए, हम उसका पूर्ण विस्तार रूप से बताने का प्रयास करेंगे आपको, ठीक है जी। एंड आप अगर चैनल में पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने दोस्त को शेयर भी कर सकते हैं ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।